हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा तो आपको पहले मैंने बताया था, लास्ट वीडियो जो था आपका वो सौरमंडल से रिलेटेड था। उसमें आपको बताया था मैंने, उसके 2 वीडियोस और होंगे। एक वीडियो में आपका सौरमंडल से रिलेटेड था जिसमें सौरमंडल सूर्य और सूर्य से संबंधित उसके ग्रहों के बारे में बताया गया था। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपको उस वीडियो की, जिसने वो वीडियो ना देखा उस वीडियो की आपको लिंक भी मिल जाएगी और उसके देखने के बाद फिर आज का वीडियो आप लोग देखिएगा। तो ये वीडियो है चंद्रमा से रिलेटेड। हम लोग आज चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में विशेष स्थितियों के बारे में जानेंगे, क्या है चंद्रमा, कैसी स्थितियां हैं। इसके अलावा सौरमंडल के जो अन्य खगोलीय पिंड थे, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, आज शुरू करते हैं हम लोग सौरमंडल के ग्रहों के बारे में, उपग्रह के बारे में। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में पहले सभी को बता दें क्या है चंद्रमा। चंद्रमा शुरुआत में अगर देखा जाए, बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पर सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो है पृथ्वी, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा पूरे सभी उपग्रहों में 5वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है। बृहस्पति खुद अपने आप में सबसे बड़ा ग्रह है और उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद दूसरे नंबर पे शनि का है। शनि दूसरे नंबर का ग्रह है, तो उसका उपग्रह भी दूसरे नंबर का उपग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वां है और चंद्रमा आकार में भी 5वां है उपग्रहों में। इसको याद रखिएगा, पृथ्वी आकार, ग्रहों के आकार में 5वां है और उपग्रहों में चंद्रमा 5वां है, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। याद रखिए इस चीज को। इसके अलावा चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर लंबा है। ये चंद्रमा का व्यास है। अगर आप लोग देखोगे, सिर्फ हम लोग फैक्ट्स के बारे में, चंद्रमा के बारे में जानेंगे। सभी लोगों ने देखा होगा चंद्रमा को। चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा 3480 किलोमीटर लंबा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 या फिर बोला हम 81 गुना कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का इतना है, 1/81 है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। ये काफी बार आ चुका है पेपरों में। चंद्रमा की सतह और उसकी स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। तो क्या है शांति सागर? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? ये है 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 जब अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरे, तो उनके साथ एडविन ऑस्टिन भी थे। तो ये लोग जब उतरे थे तो उस समय नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑस्टिन जिस जगह पर उतरे थे उस जगह को कहा जाता है शांति सागर, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसको याद रखिएगा आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट है, चंद्रमा का पिछला भाग जो होता है वो अंधकार में होता है। वो चंद्रमा का पिछला भाग अंधेरा बना रहता है। ऐसा क्यों होता है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 59% हिस्सा ही दिखता है। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का 59% हिस्सा ही दिखता है। बाकी के हिस्से में वो भी हिस्सा इतना दिखता है कि चंद्रमा में देखिए, चंद्रमा एक उपग्रह और पृथ्वी खुद एक ग्रह है। तो दोनों ग्रह और उपग्रह, इनमें स्वयं का कोई प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा नहीं होती है। ये सभी चीजें मिलती हैं सूर्य से। तो सूर्य से चंद्रमा का, सूर्य से जितनी भाग पर रोशनी चंद्रमा की पहुंच पाती है, सूर्य की जितनी रोशनी चंद्रमा के जितने भाग पर पहुंच पाती है, बस उतने ही भाग पर चंद्रमा चमकता है। तो यानी कि कितने भाग पर पहुंच पाती, क्वेश्चन ये भी आ चुका है। चंद्रमा का हमें कितना प्रतिशत चमकीला दिखाई पड़ता है? वो है 59%। इसको याद रखिएगा, 59% भागों में दिखता है। अभी हाल ही में लास्ट ईयर चंद्रयान 2 गया था, तो आप सभी को पता होगा चंद्रयान 2 क्यों गया था। वो कहाँ पर उतरना था? दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। आज तक जितनी भी लैंडिंग हुई है चंद्रमा पर, जितने भी यान गए हैं, वो सभी उत्तरी ध्रुव पर उतरे हैं। उत्तरी जगह को पहचाना, नॉर्थ पोल को देखा है। लेकिन इसरो ने जो भेजा था वो दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव हमेशा रहस्यमयी माना गया है। दक्षिणी ध्रुव से ही जानकारी काफी सारी मिल सकती थी, क्योंकि वहां पे आज तक कोई नहीं गया था। इस वजह से चंद्रयान 2 गया था। हम लोग उसके बारे में भी आगे देखेंगे, तो कंटिन्यू इस चीज को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो नेक्स्ट है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर ही स्थित है। चंद्रमा पे कई सारे पर्वत हैं। अगर आप लोग पृथ्वी चंद्रमा को जब भी आप देखते होंगे, चंद्रमा को और आपको दिखते होंगे ये गोल गोल से आपको दाग दिखते होंगे, तो आप लोग कहते हैं चंद्रमा में ये चांद में दाग लगे हुए हैं। ये सब चीजें, ये दाग नहीं, ये चंद्रमा पे विशेष प्रकार गड्ढे हैं, पर्वत है। तो जो उछला हुआ क्षेत्र होता है वो पर्वत होते हैं। चंद्रमा पर कई पर्वत हैं
उसी में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो लिबनीट्स पर्वत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो लिबनीट्स पर्वत है और इसकी लिबनीट्स पर्वत की ऊंचाई 33,000 फुट है और ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। याद रखिए इस चीज को, माउंट एवरेस्ट 29,000 है और ये 35,000 है, यानी 10,668 है। माउंट एवरेस्ट 8850 है, यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और चंद्रमा की पर्वत ऊंची चोटी है, चंद्रमा की बड़ी है, पृथ्वी की कम है। इस चीज को याद आप लोग रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जानकारी हमें चंद्रमा के बारे में मिलती है। पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको पॉइंट्स बता रहे हैं जो पेपरों में अब तक आ चुके हैं। जीवाश्म ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है? वो दी गई है चंद्रमा को। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा जो लगाता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में एक परिक्रमा वो चंद्रमा लगाता है और यही पूरी परिक्रमा उसका एक पूरा नक्षत्र मास कहलाती है। ये चंद्रमा जो इतनी परिक्रमा लगाता है इतने ही समय में, ये क्या बोल रहा है, पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाता है और इतने ही समय में, यानी कि चंद्रमा का परिक्रमण हो और घूर्णन हो, यानी घूर्णन बोले या फिर हम लोग बोले परिभ्रमण, दोनों चीजें एक ही समय में होती हैं। वो समय क्या है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। इतने ही समय में वो घूम जाता है और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पे भी परिक्रमा घूमता है। तो यही कारण है कि चंद्रमा का हमें हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी कि आप अब खुद भी घूम रहे हो और घूमते घूमते पृथ्वी की भी परिक्रमा कर रहे हो और जितने समय में आप खुद घूम रहे हो उतने ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके शरीर का सामने का हिस्सा ही दिखेगा, पीछे का हिस्सा नहीं दिख पाएगा, क्योंकि जब तक आप पीछे से आगे आओ तब तक आप खुद पलट चुके होते हो। तो उस जगह पर हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 57 से 59% भाग हमें दिखाई पड़ता है। इतनी बात आगे समझ में सभी को। नेक्स्ट है, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जो लाए गए चट्टानों से हमें पता चलता है कि चंद्रमा में टाइटेनियम, ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर सर्वाधिक बहुलता किस तत्व की है? वो तत्व है टाइटेनियम। टाइटेनियम की मात्रा चंद्रमा में पाई जाती है सबसे ज्यादा और उन्होंने बताया उस टाइटेनियम से ही पता चला कि चंद्रमा भी उतना पुराना है जितना कि पृथ्वी। चंद्रमा बना एक्चुअली कैसे, कई वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है चंद्रमा बना कैसे। कोई कहता है, इस चीज को बोला गया कि चंद्रमा पहले गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के पास खिंचा चला आया, ऐसा नहीं है, इस चीज को नकार दिया गया है। किसी ने कहा कि विस्फोट हुआ था तो पृथ्वी से एक टुकड़ा अलग हटके चंद्रमा बना, तो ये चीज लोगों में काफी मत माना जाता है, पृथ्वी से एक टुकड़ा बना, तो इस चीज को उपग्रह बोला गया। तो यानी कि ऐसे कई सारे लोगों के मत हैं। तो कोई कहता है कि चंद्रमा एक अलग पिंड है, इस चीज के लिए मानते हैं, सभी के अलग अलग मत है कुल मिला के। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वह स्थान है जहां पर, जैसा मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतरा था, नील आर्मस्ट्रांग जिस जगह पर उतरे तो उस जगह को क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। इसको आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर, या फिर हम 3,84,000 बोलते हैं किलोमीटर है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में तो 3,84,000 किलोमीटर है और इस किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे 1000 मीटर हो गया और दूरी बटे 4, और 4 क्या है? निर्वात की 10 की पावर 8। तो 2 और 3 5 से यहाँ ये चले गए तो यहाँ बचा कितना? 3000। तो 3 से इसमें भाग दोगे 128 बटे 100 1.28, यानी कि 1.28 सेकेंड, यानी 1.3 सेकेंड समय लगता है। इसको याद रखिएगा, मिनट भी नहीं लगता है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, आप सोचो कि 3 लाख किलोमीटर दूर है तो 3 लाख किलोमीटर दूर आने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 1 मिनट तो लग ही जाएगा। कि आप सोचो कि 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से प्रकाश आता था तो 8 मिनट लग जाते थे, तो चंद्रमा से आगे कम से कम 1 मिनट लगेगा। नहीं, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में मात्र 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड, यानी 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। चंद्रमा की अवधि 27 दिन 7 घंटे 48, यानी उसका चक्कर लगाने की अवधि जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट की अवधि होती है। नेक्स्ट, अब बारी आती है सुपर मून क्या है। सुपर माने वैसे ही होता है अच्छा। तो जब हमें चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा समीप आ जाता है तो उस समय चंद्रमा हमें ज्यादा बड़ा दिखता है। तो जब चंद्रमा हमें 14% ज्यादा बड़ा दिखता है और ज्यादा चमकीला दिखता है, दूर से कोई चीज कम चमकती है और पास में आ जाती है तो ज्यादा चमकती है। तो जब चंद्रमा ज्यादा पास में पहुंच जाता है पृथ्वी के तो वो ज्यादा चमकीला दिखता है और ज्यादा बड़ा दिखता है। इसी को ही सुपरमून कहा जाता है। सुपरमून बोले या पैरजे फुल मून क्या है, ये पूर्णिमा के टाइम पे ज्यादा चमकता है ये चीज।
ब्लू मून, ब्लू मून वो चीज़ होती है जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाएं, ऐसी चीज अवस्था को कहा जाता है ब्लू मून। ब्लू मून हर 2-3 साल के अंतर पर होता रहता है, जैसे कि अभी 2012 में भी हुआ था, 2018 का ईयर ब्लू मून ईयर था। इसमें क्या था कि जब अगस्त के महीने में 2 अगस्त और 31 अगस्त को पूर्णिमा पड़ी थी, तो ये चीज़ें क्या थी, एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ गई, इस चीज़ को कहा जाता है ब्लू मून। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा के मिशनों के बारे में, चंद्रमा के बारे में जानकारी। चंद्रमा अपने आप में ही एक विशेष क्वालिटी रखने की वजह से चंद्रमा हमेशा एक रहस्य का विषय बना हुआ है, इसलिए चंद्रमा के बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी रहती थी। इस वजह से चंद्रमा पर मिशन भेजने की शुरुआत हुई। चंद्रमा पर मिशन कई सारे लोगों ने भेजे। सबसे पहले यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने चंद्रमा पर मिशन भेजे थे। उसके बाद अमेरिका, रूस, फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, इसके बाद भारत ने भी अपने अपने मिशन भेजे। तो भारत का जो पहला मिशन था चंद्रमा पर भेजा जाने वाला, वो था चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था और विश्व का 68वां मिशन था, यानी इससे पहले 67 चंद्र मिशन जा चुके थे चंद्रमा पर। उसमें से कुछ फेल भी रहे हैं और कुछ पहुंचे भी हैं। भारत ने अपने चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को अपने प्रक्षेपण केंद्र PSLV, याद रखिएगा, अभी आपको 2 चीजें बताऊंगा मैं, एक है PSLV और एक है GSLV। दोनों चीजें अलग अलग हैं, इस चीज को याद रखिएगा। PSLV का फुल फॉर्म आता है, GSLV का फुल फॉर्म आता है, दोनों के दोनों। देखिए LV का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल, व्हीकल मान होता है वाहन, और लॉन्च मान होता है छोड़ना, प्रक्षेपण करना, ठीक है। और S का मतलब होता है सैटेलाइट, तो यानी कि उपग्रह को छोड़ना, यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण वाहन। और P का मतलब है पोलर, और यहाँ पे G का मतलब है जियो सिंक्रोनस या जियो सिंक्रोनाइजिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये होता है GSLV। और ध्रुवीय प्रक्षेपण केंद्र ये होता है PSLV। तो PSLV के जरिए भेजा गया, इनके जरिए ही कोई भी मिशन ऊपर भेजे जाते हैं। ये एक वाहन होते हैं जिससे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। तो पहला चंद्रमा अभियान जो भेजा था वो सोवियत संघ ने भेजा था। कब भेजा था? 2 जनवरी 1959 ईस्वी को भेजा था। इसके बाद दूसरा चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा। इसी के बाद में भारत, सोवियत संघ, अमेरिका, रूस, जापान, चीन के बाद 6वां देश बना जिसने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा, यानी अपने मिशन भेजने में सफलता हासिल की। यानी भारत 6वां देश है जिसने चंद्रमा पर मिशन भेजने में सफलता हासिल की। याद रखिएगा इस चीज को, भारत कौन सा देश है। तो PSLV और GSLV के बारे में जिससे जो भी कुछ पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं उस चीज की जानकारी के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, चंद्रयान-1 के बारे में जानकारी। चंद्रयान-1 के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा। चंद्रयान-1 1 वर्ष के लिए भेजा गया था, 1 वर्ष में लगभग 312 दिन के लिए भेजा गया था। 22 अक्टूबर को भेजा गया था और 29 अगस्त तक इसने काम किया था। इसने चंद्रमा की 3400 से ज्यादा परिक्रमाएं की थी और यही एक मिशन था जिसने ये बताया था कि चंद्रमा पर पानी है। याद रखिएगा, चंद्रमा पर पानी है, लेकिन हाँ इसने ये भी बताया था चंद्रमा पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है पानी, बर्फ के रूप में चंद्रमा पर पानी बना हुआ है। और चंद्रयान-1 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? चंद्रमा पर पानी होने की पक्की पुष्टि इसने की थी। इसकी खोज सबसे अलग थी ये। और चंद्रयान-1 ने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पानी को जमा होना पाया और इसकी सतह पर उसने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। जब अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो उन्होंने टाइटेनियम पाया था, लेकिन चंद्रयान-1 ने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसे तत्वों का होना भी पता लगाया। चंद्रमा का वैश्विक मानचित्र, इसके अलावा रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत 4था देश ऐसा बना था जिसने अपना राष्ट्रध्वज, अपना तिरंगा चंद्रमा पर फहराया था। वो इस मिशन के बाद ही था। वो यही इसी मिशन में चंद्रमा, जब ये मिशन चंद्रयान बन गया था तो अपना राष्ट्रध्वज साथ में लेके गया था और वहाँ चंद्रमा पर तिरंगा फहराया था। वो इसी समय फहराया गया था। इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान-2 के बारे में।
चंद्रयान 2 के बारे में देखेंगे। चंद्रयान 2 के बारे में देखो, अभी सभी लोगों को ये करंट का क्वेश्चन है, खैर तो, लेकिन ज्यादा करंट का भी नहीं है। एक साल होने जा रहा है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 2 जब चंद्रयान 1 सक्सेस हो गया, तो थोड़ी बैकग्राउंड इसके चलते हैं। तो चंद्रयान 1 जब सक्सेस हो गया तो इसके बाद 2 को लॉन्च करने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था कि चंद्रयान 2 भी बनेगा। तो उसमें रूस और भारत ने दोनों ने मिलकर इस पर कार्य किया था। फिर रूस अपने आप को पीछे कर लिया था, लेकिन तब इसरो ने कहा था कि हम खुद स्वयं बनाएंगे चंद्रयान 2 के मिशन के लिए, और चंद्रयान 2 जारी हो गया था। अब चंद्रयान 2 फिर 2018 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से चंद्रयान 2 लॉन्च नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 की डेट रखी गई थी 15 जुलाई को, लेकिन उस समय क्रायोजेनिक इंजन जो होता है यानों में, वो लीक हो गया था। कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी जिसकी वजह लीक होने की वजह से वो चंद्रयान 2 15 जुलाई को नहीं निकल पाया। फिर उसकी डेट रखी गई 22 जुलाई को। 22 जुलाई के दिन दोपहर को 2:43 पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, और 2:43 पर ये लॉन्च किया। उसकी 48 दिन का पूरा प्रोग्राम बनाया गया था कि 48 दिन में ये जाएगा, पूरा 1 महीना पृथ्वी की पहले परिक्रमा लगाएगा, फिर बाद चंद्रमा तक पहुंचेगा। 48 दिन में इसका पूरा काम करना था। 48 दिन में ये चंद्रमा पे लैंड करेगा, 48वें दिन। हालांकि इतना समय नहीं लगता, लेकिन उन्होंने पूरी पृथ्वी का परिक्रमा लगवाने को बोला था, और फिर उसके बाद चंद्रमा पे जाने को बोला था। तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी को फिर उसने 48वें दिन में पहुंचता, और चंद्रयान 2 अपने साथ 14 पैलोट की बात की गई थी, जिसमें 13 भारत के खुद के थे और 1 नासा का था। नासा ने बाद में नहीं भेजा था, लेकिन कुल मिला के 13 पैलोट गए थे। पैलोट क्या होते हैं? ये अपने साथ कुछ ऐसी जानकारी होते हैं चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा की सतहों के बारे में बता रहे हैं, कोई चंद्रमा के बारे में पानी के बारे में बता रहा है, कोई चंद्रमा पर उपस्थित तत्वों के बारे में बता रहा है, कोई चंद्रमा पर उपस्थित प्रकृति के बारे में बताता है। तो कई सारे पैलोट थे जिनका अलग अलग काम था। चंद्रमा पर कोई एनर्जी को बताता, कोई रेडियो एक्टिविटी को बताता, ये सब चीज़ों के लिए भेजे गए थे एक ही जगह पर रखे हुए, जिसमें 8 पैलोट। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के साथ में 3 मॉड्यूल बनाए गए थे। पहला मॉड्यूल था ऑर्बिटर, यानी चंद्रयान कक्षीकक्ष, दूसरा था उसका लैंडर, और तीसरा था रोवर। लैंडर का नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम लैंडर रखा गया था, और रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर रखा गया था। संस्कृत के ज्ञान शब्द से संबंधित था प्रज्ञान, तो उसका नाम प्रज्ञान रोवर रखा गया था। सभी का था। टोटल चंद्रयान 2 का जो वजन था, वो चंद्रयान 2 का वजन 3877 किलो था। ये चीज थी। तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे शक्तिशाली, याद रखिएगा, भारत का सबसे शक्तिशाली, अभी आपको चंद्रयान 1 के बारे में बताया तो उसमें क्या था, PSLV C11, लेकिन उससे भी कई गुना शक्तिशाली जो था वो GSLV मार्क 3 M1। ये भारत का बाहुबली कहा जाता है इसको, भारत का बाहुबली, यानी कि इससे 640 टन का है, बहुत भारी है ये, 640 टन का है, 44 मीटर ऊंचा है, लंबा है। इससे कोई भी सैटेलाइट को छोड़ा जा सकता है, इतना भारी है, इसलिए इसको रॉकेट को बाहुबली कहा जाता है। ये चंद्रयान 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का नक्शा तैयार करना था। जो लैंडर और विक्रम जाते, वो वहाँ पे जाके उसकी फ़ोटो खींचते, वो फोटोज भारत में आती, फिर पूरी दुनिया में वो चीज़ दिखाई जाती कि चंद्रमा एक्चुअल में कैसा है, सतहों के बारे में। तो विक्रम और लैंडर के बारे में ये सब चीज़ें बताई गई थी। चंद्रयान 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का नक्शा तैयार करना, उसमें उपस्थित खनिजों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें कई सारे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनकी जाँच करना था। चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना, उसके बाहर वातावरण कैसा है, अंधेरा क्यों है, और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना था। जो पानी, ये देखा गया था कि पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, वो पानी को देखना था कि पानी कैसा है। तो ये सब चीज़ों का चंद्रयान 2 का उद्देश्य रखा गया था। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली कि उस समय जब वो पूरा सतहों को पार करता हुआ चला गया, 47वें दिन, 46 दिन तक सही चलता गया, और 47वें दिन हुआ क्या था, चंद्रयान 2 बनाया गया था सॉफ्ट लैंडिंग। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग और एक होती है हाई लैंडिंग, टफ लैंडिंग। यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग वो होती है जब आप पहले से स्पीड को कम कर लें और फिर धीरे धीरे उतरें, वो थी सॉफ्ट लैंडिंग। और हाई लैंडिंग क्या थी कि डायरेक्ट ही उस पर चंद्रमा पर उतर गई जाती, वो थी तेज। तो हाई लैंडिंग में खतरा रहता है, तो सॉफ्ट लैंडिंग आज तक ज़्यादा खतरनाक होती है, सॉफ्ट लैंडिंग उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। सॉफ्ट लैंडिंग कराने में आज तक सिर्फ 3 देश सक्सेस हुए हैं, अमेरिका, रूस और चीन। अगर भारत
चंद्रयान 2 को सॉफ्ट लैंडिंग करा लेता तो भारत दुनिया का चौथा देश ऐसा बन जाता जिसने सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर कराई थी। लेकिन 2100 मीटर, सिर्फ 2.1 किलोमीटर मात्र। अब सोचने वाली बात है, पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर है और सिर्फ 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया। जो विक्रम था वो विक्रम भटक गया और विक्रम लैंडर से उसका संपर्क टूटने की वजह से उस समय मिशन थोड़ा अपूर्ण रह गया। तो अगर मात्र सिर्फ सोचने वाली बात है, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर विक्रम भटक गया, इसकी वजह से मिशन पूरा तरीके से सफल नहीं हो पाया। हालांकि सफल हुआ है, 98% सफल हुआ है, क्योंकि ऑर्बिट लगभग 1 साल घूमता। विक्रम और रोवर जो थे ये तो मात्र सिर्फ 14 दिन के लिए भेजे गए थे, लेकिन ऑर्बिट अभी भी घूम रहा है, वो पूरे 1 साल तक घूमेगा और पूरी उसकी जानकारी को लेगा। इस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, इस अभियान में जैसा कि मैंने आपको कहा 3 मॉड्यूल बनाए गए। एक चंद्रयान कक्ष बनाया गया था जिसे ऑर्बिटर बोलते हैं, एक रोवर था और एक लैंडर शामिल थे। चंद्रयान 2 का कुल भार 3877 किलोग्राम था, जिसमें ऑर्बिटर का भार 2379, सबसे बड़ा भार उसके कमरे का था, कक्ष का था। लैंडर का भार 14 से 71 किलोग्राम। और रोवर क्या था, एक पहिए का बनाया था। ये प्रज्ञान रोवर IIT कानपुर ने बनाया था, एक रोबोटिक था और इस IIT कानपुर ने इसको मात्र 27 किलो का था और इसके पास कैमरा लगे थे, सेंसर से लैस था। ये बस घूमता, 14 दिन तक फोटो लेता जगह पर। तो ये रोवर 27 किलो का था बस। ऑर्बिटर की अवधि 1 वर्ष की थी, लैंडर और रोवर की अवधि 14 दिनों की थी, यानी कि ये दोनों 14 दिन के लिए घूमते। चंद्रयान 2 मिशन की कुल लागत बहुत सस्ते में निपटाया गया था, काफी कम बजट में बनाया गया था और काफी सक्सेस हुआ। 978 करोड़ रुपए की लागत थी। चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर, इनको याद रखिएगा, चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा बढ़ाई गई, 30% महिला हिस्सेदारी थी। ऋतु करधल, ये ऋतु करधल श्रीवास्तव वही है जिन्होंने मंगल मिशन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया K. को कहा जाता है जो इसरो के अध्यक्ष हैं, और ऋतु करधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऋतु करधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थी वो M. वनीता, ये दोनों लेडीज हैं और दोनों ने पूरी तरीके से इसकी चंद्रयान 2 की पूरी कमान इन्होंने ही संभाली थी। इसके अलावा ऋतु करधल अब चंद्रयान 3 के लिए तैयारी कर रही है, उसके लिए भी डायरेक्टर ऋतु करधल को ही बनाया गया है। ऋतु करधल अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद एरोनॉटिक्स में सफलता हासिल करके फिर बेंगलुरु में ये इसरो में काम कर रही हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान 1 ऑर्बिटर के बारे में आपको बता दें। चंद्रयान 1 विक्रम लैंडर के साथ संचार करने में सक्षम होता। इसके बाद इसकी समयावधि 1 वर्ष की है। ये 100 किलोमीटर की दूरी को चंद्रमा को देखता, उस पर रहकर वहां की स्थिति की जानकारी को देता। जब विक्रम लैंडर इसका नाम तो 100 किलोमीटर दूरी तक रहता। विक्रम का नाम जैसा मैंने आपको बताया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये एक पूरे दिन के लिए विकसित किया गया था जो पृथ्वी की लगभग 14 दिनों के बराबर है। ये 14 दिनों तक पूरी नज़दीकी की जानकारी लेता, उसको भेजता, इसरो को भेजता, इसरो से जानकारी इसको प्राप्त होती है। लैंडर रखा गया था। लैंडर का मेन काम था कि चंद्रयान 2 को लॉन्च कराना, अच्छे से उसको पृथ्वी वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर स्थित कराना, उसको लैंडिंग कराना, ये काम रखा गया था लैंडर का। नेक्स्ट है रोवर के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो रोवर, विज्ञान रोवर, जैसे मैंने आपको बताया कि रोवर क्या है, तो प्रज्ञान रोवर उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें प्रज्ञान रोवर के बारे में। तो प्रज्ञान रोवर में जैसा ज्ञान शब्द संस्कृत से लिया गया है तो उसी के बारे में ज्ञान शब्द भी बताया था। प्रज्ञान रोवर के बारे में है क्या कि प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 2 का एक रोवर था जो 6 पहिए वाला था। इसमें 500 मीटर था की यात्रा करने के लिए बनाया गया था। ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता, जिसमें इतनी सैटेलाइट ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा, इसमें जितनी डाली गई थी। ये चंद्रमा की सतह की जानकारी के लिए लैंडर को देता और लैंडर फिर उस चीज़ को इसरो को भेजता। रोवर चंद्रमा की सतह पर 2 पहियों के सहारे चलेगा, मिट्टी और चट्टानों के समूह के नमूने को एकत्र करेगा, उनका रासायनिक विश्लेषण करेगा और डाटा को ऊपर ऑर्बिटर के पास भेज देगा, जहां इसे पृथ्वी के स्टेशन पर भेज दिया जाएगा। ये चीज बनाई गई थी सभी जानकारी के लिए। नेक्स्ट है चंद्रयान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 47वें दिन लगभग 7 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग बोले या सुबह 2 रात को या फिर 6 सितंबर की रात में हुआ था ये चीज। तो सिर्फ 2 किलोमीटर की शेष दूरी पर आके इसरो से इसका संपर्क टूट गया विक्रम लैंडर का और ये भटक गया। इसकी वजह से ये मिशन पूरा तरीके से सफल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ ऑर्बिटर पूरे 1 साल तक घूमेगा, वो पूरी जानकारी देगा।
यदि ये मिशन पूरा सफल होता तो भारत इस मिशन की सफलता के बाद उन कुल 4 देशों में शामिल हो जाता जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है। याद रखिएगा, सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये इतना खतरनाक होता है कि अभी तक अमेरिका, रूस, चीन नहीं करा पाए इस चीज़ के लिए। चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था और दक्षिणी ध्रुव पर अगर ये पूरी तरीके से उतर जाता तो भारत पूरी दुनिया का नंबर 1 देश हो जाता जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग सबसे पहले कराई था। आज तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं कराई। ये तो थी चंद्रमा के बारे में जानकारी। अब हम लोग देखेंगे उसकी पृथ्वी के अन्य जो पृथ्वी के सौरमंडल के अन्य जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो हमने कह दिया छोटे मोटे, तो ये छोटे छोटे हैं नहीं हैं, अभी ये काफ़ी बड़े होते हैं काफ़ी। तो आइए देखते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आपको सबसे पहले बताऊंगा क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल और ये है बृहस्पति। तो मंगल और ये बृहस्पति, इनकी ये कक्षाएं हैं। ये आपको देखो, इनके बीच में ये जो छोटे आपको ये पिंड दिख रहे हैं, इनकी जो कक्षाएं हैं, ये इनकी जो कक्षाएं हैं, इनकी कक्षाओं में ये जो 1 2 3 ये पिंड दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स। और एस्ट्रॉइड्स को कहते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह। तो क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह उपस्थित होते हैं बुध शुक्र की कक्षाओं के मध्य, पृथ्वी मंगल की कक्षाओं के मध्य, मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य। तो आपका आंसर होगा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये आपको पिंड दिख रहा होगा कॉमेट्स के बारे में। तो ये पिंड देखिए, छोटा सा पिंड है लेकिन इसकी देखिए पूंछ कितनी लंबी है, ये देखिए ये चमक रहा है। तो ये होता है पुच्छल तारा। ये पुच्छल तारा क्या होता है, सीधी सी बात है, जब आप अंधेरे में हो तो नहीं दिखते हो, लेकिन आप जब रोशनी में जाते हो तो आपका चेहरा पूरा सब कुछ आपका शरीर दिखने लगता है। ये पिंड भी वही होता है, जब ये सूर्य के पास भागने लगता है तो ये चमकने लगता है और इसीलिए भागता है क्योंकि इसकी मौत आई हुई थी, तो वहाँ पे जाके अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो अंतिम समय तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी चमकता है। इसका जो हिस्सा सूर्य से सामने रहता है वो रहता है और सूर्य पूंछ इसकी पीछे रहती है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं हम लोग। तो क्षुद्र ग्रहों के बारे में आपको बताया कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये इनका निर्माण ग्रहों के टूटने के फलस्वरूप, उनके क्षरण के फलस्वरूप जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड बनते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति में क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पर, जब क्षुद्र ग्रह मंगल को छोड़ के पृथ्वी कक्षा में घुसा, पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे बना देता है और इन्हीं गड्ढों में झीलें बनती हैं। भारत की एक झील, इसी भारत की कई सारी झीलें भी ऐसी बनी हैं या विश्व में झीलें बनी हैं। भारत की एकमात्र झील ऐसी लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, जो क्षुद्र ग्रह से बनी हुई है। फोरवेस्टा नामक क्षुद्र ग्रह नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इस चीज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फोरवेस्टा नामक क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धूमकेतु। तो सौरमंडल की छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते। जैसे कि आपको बताया कि ये धूल और गैसों का संग्रह होते हैं, ये आकाश में लंबी पूंछ के सहित दिखते हैं हमें। और धूमकेतु केवल हमें तभी दिखाई पड़ते हैं जब ये सूर्य की, जैसा कि आपने देखा था सूर्य बना था और वो इस तरफ वो आ रहे थे, जब ये सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं तभी ये दिखते हैं हमें। और सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बना देती है और ये चमकने लगते हैं। और फिर जितने ये सूर्य के पास पहुंचते जाएंगे उतने ही मरते जाएंगे, तो फिर आखिरी टाइम पे ये मर जाते हैं। हैली नामक पुच्छल तारा, देखो पुच्छल तारा के आने का समय निश्चित होता है लेकिन जाने का समय नहीं होता। क्या है कि पुच्छल तारा ये हमेशा, हैली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था, अब ये पक्का है कि 2062 में ये दिखाई देगा, उससे पहले 76 साल पहले दिखाई दिया था। तो कुल मिला के हर बार दिखाई देते हैं ये। तो ये थी पुच्छल ताराओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है उल्का पिंड। उल्का पिंड जैसे गेहूं के साथ घुल पिस जाते हैं वैसे ही उल्का पिंड भी होते हैं। कुल मिला के आप ऐसा समझ लीजिए, जब क्षुद्र ग्रह और ये पुच्छल तारा होते हैं तो अपने साथ साथ इनको भी समेट देते हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को, तो ये भी चमकने लगते हैं। इन्हीं को उल्का कहते हैं। उल्का प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए, छोटे समय के लिए चमकते हैं और गायब हो जाते हैं। ये वास्तव में क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े होते हैं और धूमकेतु द्वारा लपेटे में या धूमकेतुओं द्वारा आ जाते हैं। तो धूमकेतु जब जल जाते हैं उनके बाद जो बचे हुए अवशेष होते हैं उन्हें को ही उल्का पिंड कहते हैं। यानी धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए अवशेषी पिंड या आकाशीय पिंड होते हैं उल्का। तो ये थी पूरी सौरमंडल के बारे में जानकारी। अब जल्द ही आपके सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जल्द ही करवाए जाएंगे, जिसमें आपकी लाइव क्लास भी हो सकती है, उसमें आपको लाइव क्लास के जरिए आपको बता दिया जाए। और वो सभी क्वेश्चंस आप लोग देखिए, उस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस करिएगा, इन दोनों वीडियोस को देखिएगा और उनके आप लोग जवाब दीजिएगा, वो लाइव क्लास में आपके देखे जाएंगे। तो सबसे सभी लोगों से यही बताना चाहूँगा, अपना कद अगर आपको बढ़ाना है तो अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपना एटीट्यूड, अपने
दृष्टिकोण अपने तक ही रखें। उस चीज़ के लिए जब आपकी योग्यता बढ़ेगी तो आपका कद अपने आप ही निखर के आएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पे रहें। धन्यवाद। जय हिंद।